हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट के एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, लर्निंग डिसेबिलिटी लर्निंग डिसएबिलिटीज के बारे में, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो पिछले 10 सालों में सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, शब्दों को पढ़ने पहचानने में कठिनाई किस अधिगम अक्षमता से संबंधित है? डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया या डिसप्रेक्सिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी डिसलेक्सिया। तो पढ़ने और पहचानने में जो कठिनाई होती है वो कौन सी अक्षमता है, डिसेबिलिटी है, वो डिसलेक्सिया। ठीक, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। पूछा गया है, एक बच्चा बी को डी 100 को वॉश पढ़ता है, वह किस विकार से संबंधित है या किस विकार से ग्रसित है? डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, ऑटिज्म या एडीएचडी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी डिसलेक्सिया से। एक बच्चा बी को डी बोल रहा है, बी को डी पढ़ रहा है, 100 को वॉश पढ़ता है, वह किस विकार से ग्रसित है? डिसलेक्सिया से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। पूछा गया है, गणितीय गणनाओं को समझने में होने वाली कठिनाई को आप क्या कहते हैं? डिस्पेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैल्कुलिया या डिसलेक्सिया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी डिसकैल्कुलिया। तो गणितीय गणनाओं को समझने में होने वाली कठिनाई को क्या कहते हैं? डिसकैल्कुलिया। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4। इसमें क्या पूछा गया है, लिखने की क्षमता में कमी जो खराब लिखावट से संबंधित है कहलाती है डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया या अफेजिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी डिसग्राफिया। लिखने की जो लिखावट है, खराब लिखावट, जैसे आपकी राइटिंग बहुत खराब हो रही है, बहुत ही ज्यादा खराब, तो किससे संबंधित है? आपका डिसग्राफिया से। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5। पूछा गया, सूक्ष्म गतिक कौशल यानी फाइन मोटर स्किल्स में कठिनाई किस विकार से संबंधित है? डिस्प्रेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिस्पेजिया या डिसग्राफिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए डिसप्रेक्सिया, जो है वो फाइन मोटर स्किल में कठिनाई से संबंधित है। ठीक, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6। पूछा गया, भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार यानी लैंग्वेज डिसऑर्डर है। ऑप्शन है चालाघात, पठन वैकल्य, भाषाघात यानी अफेजिया या वाक संबद्ध रोग? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी भाषाघात, जिसको कहते हैं अफेजिया। ठीक है, भाषा अवबोधन यानी लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या है? लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या है? अफेजिया। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7। पूछा गया, एक शिक्षक कक्षा में श्रवण बाधित यानी हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को कैसे शामिल कर सकता है? ऑप्शन है केवल लिखित कार्य देकर, दृश्य सामग्री का उपयोग करके, उसे कक्षा से बाहर करके, उसे नजरअंदाज करके यानी अवॉइड करके? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी दृश्य सामग्री का उपयोग करके श्रवण बाधित, कौन सा? श्रवण बाधित, जिसको सुनाई नहीं देता है उस बच्चे को शामिल कर सकता है। उसको सुनाई नहीं दे रहा है बट दिखाई तो दे रहा है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8। पूछा गया है, एडीएचडी का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एडीएचडी का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म? ऑप्शन आपके अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑप्शन बी है ऑटिज्म डिफिसिट डिसऑर्डर, ऑप्शन सी है एक्टिव डेफिजिट हाइपर डिसऑर्डर या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी अटेंशन डिफिजिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया, स्वालीनता यानी ऑटिज्म वाले बच्चों की मुख्य विशेषता क्या है? तेजी से पढ़ना, सामाजिक संचार में कठिनाई, उत्कृष्ट गणितीय कौशल या उच्च शारीरिक क्षमता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी सामाजिक संचार में उसे कठिनाई होती है। किसको? ऑटिज्म वाले बच्चों को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 10। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, विकलांग बच्चों के लिए अलग स्कूल, सभी बच्चों को एक ही कक्षा में समान अवसर देना या फिर लड़के लड़कियों को अलग करना? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सभी बच्चों को एक ही कक्षा में समान अवसर देना है, ना कि अलग अलग पढ़ाना है या लड़के लड़कियों को अलग करना है।
अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 11। पूछा गया आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के तहत कितनी प्रकार की अक्षमताओं को शामिल किया गया है? 7, 14, 21 या 28? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी 21 प्रकार की अक्षमताओं को शामिल किया गया है आरपीडब्ल्यूडी के तहत 2016 के। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 12। क्या पूछा गया है? अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीएफ स्किनर, सैमुअल किर्क, जीन पियाजे या लेव वाइगोस्की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी सैमुअल किर्क ने सबसे पहले सर्वप्रथम लर्निंग डिसेबिलिटी वर्ड का प्रयोग किया था, ये यूज किया था। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 13। पूछा गया है पठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से जुड़ा है? बोलने, सुनने, पढ़ने या शारीरिक गति से? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी पढ़ने से। तो डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने की समस्या से जुड़ा हुआ है, ठीक है, बच्चा पढ़ नहीं पाता सही से। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 14। यदि कोई छात्र समय बताने या घड़ी देखने में संघर्ष कर रहा है, यानी समय बताने में या घड़ी को देखने में संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो उसे क्या हो सकता है? डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया या अफेजिया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी डिसकैल्कुलिया। ठीक है, घड़ी देखने में उसे स्ट्रगल करना पड़ रहा है, नंबर्स को नहीं पहचान पा रहा है, उसे क्या हो गया है? डिसकैल्कुलिया हो गया है। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 15। पूछा गया है, अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या है? वस्तुनिष्ठ तथ्य है, पठन अक्षमता के पर्याप्त है, सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में भी पाई जाती है, या फिर समय के साथ कभी नहीं बदलती? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू वाले बच्चों में भी पाई जाती है। कौन? लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है वो बुद्धि लब्धि जिसकी ज्यादा है, आईक्यू जिसका ज्यादा है, उसमें भी पाई जाती है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 16। पूछा गया एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है यानी पार्शली देख सकता है, ऑप्शन है आपके, उसे नियमित स्कूल में नहीं डालना चाहिए, उसे विशेष स्कूल में भेजना चाहिए, विशेष प्रावधान करते हुए नियमित स्कूल में रखना चाहिए, या फिर शिक्षा नहीं देनी चाहिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे विशेष प्रावधान करते हुए नियमित स्कूल में रखना चाहिए, ठीक है। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 17। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार यानी डेवलपमेंट डिसऑर्डर का उदाहरण नहीं है, यानी डेवलपमेंट डिसऑर्डर डिसऑर्डर का उदाहरण नहीं है? आत्मविमोह यानी ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस या न्यून अवधान सक्रिय विकार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जो है वो डेवलपमेंट डिसऑर्डर का एग्जांपल नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 18। पूछा गया गतिक कौशलों यानी मोटर स्किल्स में अधिगम अक्षमता कहलाती है डिस्फेजिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसकैल्कुलिया या डिसलेक्सिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी डिसप्रैक्सिया जो है वो मोटर स्किल में अधिगम अक्षमता कहलाती है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 19। क्या पूछा गया श्रवण हास्य से ग्रसित बच्चा कक्षा में किस मुख्य नैराश्य यानी कुंठा का सामना करता है? ऑप्शन है दूसरों के साथ संप्रेषण करने में अक्षमता, परीक्षा देना में अक्षमता, खेल कूद में भाग लेने में अक्षमता या पाठ्य पुस्तक पढ़ने में अक्षमता? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन है दूसरों के साथ संप्रेषण करने में अक्षमता होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 20। क्या पूछा गया है? पूछा गया डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है? सुनने में, बोलने में, पढ़ने में या लिखने में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी डिस्ग्राफिया। ग्राफ मतलब ग्राफ बनाते हैं ना हम लोग, ग्राफ बनाया जाता है, तो ग्राफ मतलब लिखना है, एक टाइप का लिखा है, तो इसको हम लोग ट्रिक से याद करते हैं, लिखने में प्रॉब्लम आती है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 21। पूछा गया है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक अवास्तविक लक्ष्य है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है या हानिकारक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 22। पूछा गया पठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया वाले बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता या गति विषयक कार्य को दोहराना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, ठीक है, डिसलेक्सिया वाले बच्चों का प्राथमिक लक्षण है। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 23। पूछा गया है एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को कैसे संबोधित कर सकती है? ऑप्शन है विभिन्नताओं को स्वीकार करके,
सामाजिक सांस्कृतिक आधारों को नजरअंदाज करके, समान निर्देश देकर या छात्रों का पृथक्करण करके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, विभिन्नताओं को स्वीकार करके विविधता को संबोधित कर सकती है एक शिक्षिका यानी एक टीचर। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 24। एडीएचडी से ग्रसित बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है? लंबे कार्य देना, कार्यों को छोटे और प्रबंधनीय हिस्से में तोड़ना, कठोर दंड देना या उन्हें अलग बिठाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी छोटे कार्यों को छोटे और प्रबंधनीय हिस्सों में तोड़कर, यानी कोई भी वर्क है उसको हिस्सों में बांट दिए, डिवाइड कर दिए, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। एडीएचडी से ग्रसित जो बच्चा उसके लिए ये सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है। ठीक, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। पूछा गया है, विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले छात्र की पहचान कैसे की जा सकती है? शारीरिक बनावट से, मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों से, पढ़ने लिखने और गणितीय कौशलों के आकलन से या फिर माता पिता की आय से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी पढ़ने लिखने और गणितीय कौशल के आकलन से आप विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले छात्र की पहचान कर सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से कौन सी स्वाधीनता यानी ऑटिज्म की विशेषता नहीं है? स्टीरियोटाइप व्यवहार, उच्च सामाजिक कौशल, संप्रेषण में कठिनाई या सीमित रुचियां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, उच्च सामाजिक कौशल जो है वो ऑटिज्म की विशेषता नहीं है। और देखते हैं प्रश्न संख्या 27। पूछा गया, सफल समावेशन यानी सक्सेसफुल इंक्लूजन को निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन या संवेदनशीलता? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी पृथक्करण की आवश्यकता होती है किसको? सफल समावेशन वालों को। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 28। पूछा गया है, व्यक्तिगत शिक्षा योजना यानी आईईपी किसके लिए बनाई जाती है? केवल प्रतिभाशाली छात्रों के लिए, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए, स्कूल के सभी छात्रों के लिए या केवल शिक्षकों के लिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बनाई जाती है आईईपी योजना। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 29। यदि एक शिक्षार्थी को आकृतियों को समझने और स्थानिक संबंधों में कठिनाई होती है, तो यह है डिसलेक्सिया, दृश्य स्थानिक डिसकैलकुलिया, अफेजिया या अफेजिया, डिस्फेजिया या अफेजिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी दृश्य स्थानिक डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया किसमें आता है? अपना मैथमेटिक्स में आता है। तो यही कह रहा है, यदि एक शिक्षार्थी को आकृतियों यानी शेप्स को, स्क्वायर को पहचानने में, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, पैरेललोग्राम इन सबको पहचानने में कठिनाई हो रही है, तो उसे क्या हो गया? डिसकैलकुलिया हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं आप आज का लास्ट क्वेश्चन। पूछा गया है, दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री सबसे उपयुक्त है? ग्लोब, ब्रेल लिपि, ब्लैक बोर्ड या सामान्य पाठ पुस्तक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रेल लिपि। दृष्टि बाधित यानी जो ब्लाइंड है, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए सबसे अच्छी, सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? ब्रेल लिपि। ठीक है, तो ये थे आपके लर्निंग डिसेबिलिटीज से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके पिछले 10 साल के सीटेट एग्जाम से लिए गए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।